जो जो हमारी लोकसभा है, जो स्पीकर की चेयर होती है वो बीच में होती है। एक तरफ ट्रेजरी बेंचेस, दूसरी तरफ विपक्ष, और उनको कहते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस, नॉट स्पीकर ऑफ वन पार्टी, स्पीकर ऑफ द हाउस। और वो वोट भी नहीं करते किसी बिल पे। वोट तभी होती है जब टाई हो। उस सिचुएशन में द स्पीकर कैन, बट ही मे वोट ऑन एनी साइड। यही मामला चेयर अपर हाउस का है। यू आर इक्वी डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी, एंड एवरीथिंग दैट यू से मस्ट बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दैट। नो चेयरमैन, नो स्पीकर कैन बी द स्पोक्सपर्सन ऑफ अ पार्टी। ये तो नहीं हो सकता ना। मैं ये नहीं कहता कि ये हैं, बट नो स्पीकर इन प्रिंसिपल कैन बी द स्पोक्स पर्सन ऑफ एनी पार्टी। और अगर ऐसा लगता है तो फिर वो चेयर की गरिमा कम हो जाती। हम तो चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से काम हो। अभी धनखड़ जी कहते हैं देखिए इतने डिसरप्शन होता है पार्लियामेंट में। वो मुझे याद है सुषमा स्वराज जी जब और अरुण जेटली जी जब डिसरप्शन करते थे तब तो किसी को तकलीफ नहीं थी। तब तो जेटली साहब कहते हैं दिस इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। ये तो मतलब कि देखिए ऐसा है, जब आपके प्रेसिडेंट जी स्पीच पढ़ती हैं पार्लियामेंट में शुरुआत के सेशन में, तो स्पीच कौन लिखता है? प्रेसिडेंट लिखता है या लिखती हैं? स्पीच तो कैबिनेट लिखती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पास करते हैं ना। जो भी वक्तव्य देना हो एज अ गवर्नमेंट, हर चीज पे साइन प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन फैसला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। ये हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। अगर आपको कोई तकलीफ भी है किसी फैसले से तो उसको रिव्यू कीजिए। उसकी रिव्यू एक तरीका है ना, रिव्यू डालिए। अगर रिव्यू ठीक नहीं होता तो आगे भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि इसमें बड़े कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत आप एडवाइजरी ओपिनियन ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट से। एडवाइजरी ओपिनियन ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट से, ये भी आपको रास्ता है। और अगर इनके पास तो बड़े बड़े वकील, ऐसे काबिल वकील हैं जो हम बता देंगे इनको क्या करना क्या नहीं चाहिए। लेकिन एक ऐसा वक्तव्य देना कि अब आर्टिकल 142 is nuclear missile. What was a nuclear missile was नोटबंदी, not 142. कि आपने सारी समस्या खत्म कर दी लोगों की आर्थिक समस्या में। गरीब लोग के पास पैसा नहीं रहा कि तब तो कोई तकलीफ नहीं किसी को हुई। और साथ में आपने और कुछ बड़ा कुछ कह दिया। आपने अपनी स्पीच में 1982 की बात की, 84 की बात की। आपने अपनी स्पीच में 1984 की बात की, 2002 की तो नहीं की। आपने इमरजेंसी की बात की, जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी जिसकी एडीएम जबलपुर ने जिसको अपहोल्ड किया। आपने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तो बात ही नहीं की। ये भी तो इमरजेंसी चल रही है ना। आपने जिस तरह से संस्थाओं का कब्जा हो रहा है उसकी बात नहीं की। जिस तरह से एक पब्लिक, मतलब कि बेचारे जो जज हैं वो तो बोल नहीं सकते ना, वो कैसे जवाब दें? वो जवाब नहीं दे सकते। तो आप ऐसे वक्तव्य दोगे, ऐसा लगेगा कि जुडिशरी को एक सबक सिखाया जा रहा है। ये उचित नहीं है, ये संवैधानिक भी नहीं है। फिर आपने एक और अजीब सी बात की। आपने कहा कि जो 14-15 मार्च को किसी जज के घर पे कुछ हुआ तो उसके पास हमें सुप्रीम कोर्ट में से ऐसी खबर मिली है, यह आपने कहा। रिलायबल सोर्सेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट के बताया गया। उसका एफआईआर क्यों नहीं हो रहा?
अभी आप तय करोगे वो एफआईआर करना, वो भी एक 5 जजेस का फैसला है वीरास्वामी का कि एफआईआर तभी होगी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सैंक्शन देगा। तो उस फैसले को नहीं आप मानते? अभी जो फैसले हो चुके हैं उनको मानते नहीं, जो क्योंकि आप सोचते हो कि वो गलत हैं, और जो आप सोचते हो सही हैं क्योंकि सरकार वो ऐसा चाहती है तो वो सही है। और फिर आपने ये कहा कि उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और आज तक कोर्ट क्यों नहीं बताती कि क्या नहीं है? तो कोर्ट आपको बताएगी। ये कोर्ट का एक कर्तव्य है कि आपको जाकर चिट्ठी लिख के बताए कि ये हो रहा है। कोर्ट फैसला करेगी और हम कोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। कोर्ट को तथ्य तक पहुंचता है कि किसने साजिश की, किसने नहीं की। और आपको अगर कोई खबर है तो बताइए जनता को, और ये भी बताइए कि किसने आपको खबर दी। ना कोर्ट आपके काम में दखलंदाज कर सकता है, ना आप कोर्ट के काम में दखलंदाज कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।